नमस्कार। आज का विषय है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में हम आज की जो टॉपिक है हमारी वो जवाब कुछ आंसर्स में प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों को हेल्प करेगा और साथ ही साथ ये एम कॉम द्वितीय सेमेस्टर की सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी आपकी सहायता करेगा। तो शुरू करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों हुई, ये क्या काम करता है, इसके काम करने की क्रियाविधि क्या है, ये किस प्रकार अस्तित्व में आया, इसके अस्तित्व में आने के बाद आर्थिक सुधारों, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन सब विभिन्न क्षेत्रों में और इनकी गेट दोहा सारी इंफॉर्मेशन आपको संक्षेप में हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई वो 1 जनवरी 1995 को हुई मोरक्को एग्रीमेंट के तहत। तब तक शुरू में इसके 123 मेंबर्स थे और 123 मेंबर ने इसके एग्रीमेंट में साइन किया जब ये अस्तित्व में आया। तो वास्तव में इसके अस्तित्व में आने और इसके आरंभ होने में कुछ समय में अंतर है। वास्तव में ये बनने का काम जो हुआ चार्टर्ड के इसके वो 15 अप्रैल 1994 को बना, लेकिन ये जब अस्तित्व में आया तो वो तारीख थी 1 जनवरी 1995। तो इसका डिफरेंस होने का कारण ये था कि गैट जो था जब तक, जो कि तात्कालिक रूप से सभी देशों के द्वारा जो इसके मेंबर थे गैट के, उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था और उसके अंतर्गत काम चल रहा था ट्रेड का या व्यापार का। तो उसको एकदम से बंद नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये अप्रैल से लेकर जनवरी तक दोनों एक साथ काम करने के लिए इन लोगों को मान्यता दी गई। उसके बाद फिर गैट समाप्त हो गया और गैट का सबसिक्वेंट जो रिजल्ट था वो WTO कहलाया। तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये जाना जाता है। वो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हर अलग अलग राष्ट्रों की जो गवर्नमेंट होती है यानी सरकार, वो इसकी मेंबर होती है और वो इसमें शामिल होने के लिए और इसके नियमों के अधीन काम करने के लिए अपनी स्वीकृति देती है। ठीक है, आगे हिस्ट्री। जब तक हम इसकी हिस्ट्री को ठीक से न जाने तो WTO बना क्यों, इसका जवाब हम दे नहीं पाएंगे ठीक से। तो कुछ इसके ऐतिहासिक बात देखते हैं। तो वास्तव में बात यह है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वार के समय में पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक मंदी से बचने के लिए किसी एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता महसूस होने लगी थी सभी देशों को, जिनको कि आर्थिक मंदी से उबरना था, कि एक ऐसा कोई तरीका हो जिससे कि आपस में व्यापार करने के लिए वो हेल्पफुल हो और एक दूसरे को सहायता प्रदान हो एक देश से दूसरे देश के व्यापार के लिए। तो इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, पूर्व में भी बनाए जा चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड बैंक बना, IFM बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में बनाया गया, 44 में वर्ल्ड बैंक बनाया गया। इस प्रकार से अलग अलग स्थापना हुई, लेकिन ये अपने उद्देश्य को पूर्णतः पूरा नहीं कर पाए। हाँ, और जो डेवलप्ड कंट्री थे जैसे USA, यूनाइटेड स्टेट्स, उसने इसकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री था। तो जो डेवलप्ड कंट्री थे वो इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, उनका काम चल जाता था IMF से और वर्ल्ड बैंक से। लेकिन अन्य दूसरी कंट्रियां जो थी वो इसको किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करना चाहती थी जिसका कि मूर्त रूप लिया गया गैट के द्वारा। गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। गैट, अब हम गैट के बारे में आते हैं। तो गैट की जो शुरुआत हुई तो गैट में जो मेंबर थे वो इनिशियल स्टेज में 23 मेंबर थे। इसकी शुरुआत हुई 1948 में। 1947 में ऑर्गेनाइज हुआ। इसका फर्स्ट राउंड का मीटिंग जो हुआ वो जिनेवा में हुआ और इसके
23 मेंबर थे। उस 23 मेंबरों में इनिशियल मेंबर इंडिया और चाइना भी था, लेकिन चाइना ने ठीक 2 साल बाद 1949 में इसे छोड़ भी दिया था। अब इसके मुख्य रूप से उरुग्वे एक देश है। उस उरुग्वे में जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, या उरुग्वे राउंड के नाम से जो विख्यात है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। उरुग्वे में जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई या राउंड, उरुग्वे राउंड जो है वो 8वां राउंड है। इसको 8वें राउंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी विवादास्पद राउंड था। इस राउंड में सरकार ने विभिन्न देशों की आपस में विचार विमर्श किया। ये वास्तव में चला है 1986 से 1993 तक, 1993 तक। तो इसमें ही ये निर्णय लिया गया कि अब हमको कुछ इसमें संशोधन और परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसी फॉर्मेशन को ध्यान में रखते, चेंज को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आया, जिसकी की शुरुआत उरुग्वे राउंड में हो गई थी और उसी में ये चार्टर तैयार हुआ। उरुग्वे राउंड 1986 से 1994 के बीच चला। ये उरुग्वे के कुंता दल अस्त जगह का नाम है, वहां लिया हुआ था। तो उरुग्वे राउंड में 86 में शुरुआत हुई। उसमें 123 मेंबर हुआ करते थे गैट के उस समय में, और उस समय में इसके बातचीत करने का मुख्य जो विभिन्न देशों, 123 देशों प्लस अन्य देशों को समाहित करने का उद्देश्य जो था, और एक सब के लिए था ऑब्जेक्ट, वो ये था कि सर्विस सेक्टर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर, ये 5 मुख्य बातें हैं इस उरुग्वे राउंड की। कि उस उरुग्वे राउंड में सर्विस सेक्टर कहने का मतलब ये कि किसी देश में लेबर का जो चार्जेस है, वेज रेट, वो सस्ता है, किसी देश में लेबर का रेट महंगा है, तो उससे उसके उत्पादन की लागत में परिवर्तन होता है। विनियोग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो बात है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात आती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि बौद्धिक, जैसे कि हमारे यहाँ पुराने समय से कोई चीज़ बन रही है, सनातन काल से, एंशियंट टाइम से, है ना, और वो चीज़ों का उत्पादन हम कर रहे हैं, लेकिन अब उसको कोई दूसरा देश पेटेंट करा लेता है अपने नाम पे, तो इससे विवाद उत्पन्न होता है। तो इनके बारे में सॉर्ट आउट किया जाए प्रॉब्लम। और टेक्सटाइल यानी कोई कपड़े के बारे में है। और सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मेन ऑब्जेक्ट था सब्सिडी को लेके। सब्सिडी जो है भारत में, और आपका जापान में, यूरोपियन यूनियन में, न्यूजीलैंड में, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, तो जिससे इनकी लागत में कमी आती है। और ये लागत में कमी जो आती है उसको सरकार भर देती है। नतीजा ये होता है कि प्रोडक्ट की कास्ट जो होती है, उत्पादन लागत, वो कम हो जाती है। उत्पादन लागत कम होने से जब वर्ल्ड ट्रेड में वो जाता है तो किसी देश की लागत ज़्यादा, किसी की कम, तो एक यूनिफॉर्म तरीका किया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि कोटा डिसाइड किया जाए कि कोई जगह अपने यहाँ बाहर की सामान को आने से रोक देता है, तो कोटा डिसाइड कर देता है कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, क्राइसिस हो जाता है बनाने वाले को और सेल आउट करने वाले को, तो इससे दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये उरुग्वे राउंड हुआ। उरुग्वे राउंड के बाद जब बहुत सारे देशों ने मिल के एक समाहित होकर के कार्यक्रम फिट किया या तय किया, तो वो कार्यक्रम के रूप में WTO बन के आया, जिसके समाधान के रूप में। तो गैट जो था, आप ये कह सकते हैं कि वो अस्थायी चार्टर था। उससे कोई आदमी ज्वाइन भी कर सकता था, उसको छोड़ भी सकता था, बीच में भी छोड़ सकता था। एक समझौता था वो लोगों के बीच। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होने वाले एग्रीमेंट परमानेंट एग्रीमेंट है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता बीच में। ठीक है, अब आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मुख्य बिंदु जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए सहायता करेंगे। तो आता है हेड क्वार्टर, इसका जिनेवा में है। बर्थ प्लेस अगर कभी पूछता है तो बर्थ प्लेस इसका कहलाता है उरुग्वे 8th राउंड गैट का, जो कि 96 से 94 के बीच हुआ था। मेंबर्स इसके आज तक 164 मेंबर हैं। इसका 163वां मेंबर लिबेरिया बना
2014 में, और 2016 में 164वां मेंबर आपका अफगानिस्तान आया जिसने इसकी सदस्यता ग्रहण की। हेड क्वार्टर जो है, इसके हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है रोबर्टो अजबेडो। रोबर्टो अजबेडो जो है वो 6वें डायरेक्टर हैं, जो कि 2013 से 17 तक उनका कार्यकाल था। 4 साल तक एक डायरेक्टर जनरल का कार्यकाल होता है जो इसके मुखिया होते हैं, लेकिन उनके अच्छे कार्यकाल को देखते हुए उन्हें 4 वर्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, जो कि उनका 2021 तक कार्यभार रहेगा। सेक्रेटरिएट स्टाफ इसके 625 है वर्तमान में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हर 2 साल में इसमें मीटिंग होना जरूरी है। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, या पहला राउंड जो हुआ था, वो है 1996 में सिंगापुर में। सेकेंड राउंड जो इसमें हुआ वो जिनेवा में हुआ 1998 में, और उसके 2 साल के बाद ये हर बार 2-2 साल में होना तय था। लेकिन इसी बीच 1999 में 1999 में सिएटल प्रोटेस्ट, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ सिएटल के नाम से भी इसे जानते हैं, तो याद रखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि ये 3rd कॉन्फ्रेंस थी और इसको बैटल ऑफ सिएटल के नाम से भी जाना जाता है। सिएटल में कुछ मुख्य पॉइंट थे जिस विषय पे विभिन्न देशों ने आपस में विचार विमर्श किए। तो जिन देशों ने विचार विमर्श किए वो मुख्य पॉइंट उसके ये हैं। एक कि सबसे पहला काम, उरुग्वे में जो राउंड हुआ उसका क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना हुई कि उसमें कुछ बातें छूट गई थी जिनको कि ध्यान नहीं दिया गया था उसका, कि होना चाहिए था वगैरह वगैरह। दूसरा, कॉम्पिटिटिव रूल ऑफ सिंगापुर कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉम्पिटिटिव रूल था कि एक दूसरे से गला काट प्रतियोगिता का जन्म हुआ था पहले कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर में, जिससे कि कुछ परेशानियां उत्पन्न होने लगी थी, उसके ऊपर फिर से पुनर्विचार किया जाए। तीसरा जो था, प्रपोजल ऑफ इंक्लूड प्रोग्रेसिव कंट्री इन ट्रेड, मतलब जो भी विकासशील देश हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, उनको की मुख्य धारा में लाया जाए और उनका व्यापारिक उन्नति के लिए अलग अलग कोई साधन बनाए जाए जिससे कि उनका विकास हो सके। प्रपोज टू कोऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अब ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को ये प्रपोज किया गया, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक को ये प्रपोज किया जाए कि वो WTO को हेल्प करे। वास्तव में WTO UN के अंदर में नहीं आता, ये एक स्वतंत्र चार्टर्ड है, लेकिन गैट जो था वो UN के अंदर में आता था, तो ये स्वतंत्र चार्टर्ड है। लेकिन इसके और IMF और जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो UN के अंदर में आता है। फिर भी UN और अन्य संस्थानों को ये निर्देशित किया जाए कि वो WTO को सहयोग करें, ऐसा इसका उद्देश्य था। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड लेबर रेट। ये बात USA ने उठाई थी एक्चुअल, कि USA का ये बोलना था कि उनके यहाँ लेबर रेट जो थी वो कॉस्टली है, वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ जो लेबर रेट है वो, या किसी अन्य देशों में जो प्रोग्रेसिव है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ लेबर रेट कम है, तो उनके यहाँ की जो USA की जो प्रोडक्शन कास्ट है वो ज़्यादा हो जाती है कंपेरेटिवली डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री के। तो लेबर रेट को यूनिफॉर्म किया जाए, कोई स्टैंडर्ड उसके लिए निर्धारित किया जाए, मानक निर्धारित किया जाए। दूसरा, उसने कहा कि चाइल्ड लेबर जो है यानी बाल श्रम, उसको प्रोहिबिटेड किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, जो कि काफ़ी उत्तम था। इसके बाद आता है सब्सिडी के बारे में, कि जो मैंने आपको भी इससे थोड़ी देर पहले भी बताया, वही बात कि USA ने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सब्सिडी विड्रा की जाए एवं अन्य धीरे धीरे सारे प्रोडक्शन पे भी सब्सिडी को मिनिमाइज किया जाए, जिससे कि उनकी लागत यूनिफॉर्म हो सके और लागत में अंतर ना आए। जैसे कि भारत अपने सब्सिडी पे, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, यूरोपियन यूनियन देता है, जापान देता है, लेकिन इन लोगों ने इसको बहुत जोर शोर से अपोज किया। ट्रिप्स एग्रीमेंट, अब ये ट्रिप्स क्या है? वास्तव में है ट्रिप्स का मतलब द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट मीन्स बौद्धिक, तो ये बौद्धिक जो है प्रॉपर्टी, संपत्ति, उसके अधिकार के बारे में। अब हमारे पास कोई चीज़ की बौद्धिक संपत्ति के कैसे समझ सकते हैं, उसका उदाहरण है कि जैसे नीम का उत्पादन या नीम से बनने वाले नीम पेड़ पौधे,
तो नीम के प्लांट से बनने वाले विभिन्न उत्पादन अलग अलग मेडिसिन बनती है। इसको यूएसए ने क्लेम किया कि ये हमारा है, हमने इसका इजाद किया दवाई बनाना। तो भारत ने इसका बहुत पुरजोर ताकत से विरोध किया यूएसए का, और नीम का प्रोडक्ट हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि हमने बनाया है, नीम का उपयोग हमने उपयोग किया है, इससे दवाइयों का इस्तेमाल हमने किया, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार की जो विवादास्पद विषय थे कि जो दो अलग अलग देशों के बीच कॉमन हो जाते थे, उसमें कौन पहला करेगा, ये आज भी कुछ विवाद का विषय बना हुआ है। तथापि हम उस समय में नीम का प्रोडक्ट को अपने पक्ष में लेने के लिए पुरजोर हमने प्रोटेस्ट किया। जैसे कि एक और उदाहरण है बासमती राइस, उसका पेटेंट अमेरिका ने अपने नाम पे करवा लिया, जबकि वो हमारे यहाँ का उत्पादन माना जाता है। ठीक ऐसे ही कुछ अलग अलग विवाद है। तो इनके बारे में बात थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक और बात हुई कि इसने मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितना लगाना है, किसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, उसके बारे में ये बात एग्रीमेंट उरुग्वे एग्रीमेंट में भी आई थी, और जनरल जब गैट हुआ करता था तब भी आई थी। लेकिन इसका समाधान पूर्णतः नहीं हो पाया जिसका कि समाधान किया जाए, और एक चार्टर्ड बना। इसके बाद आता है ट्रिम्स जो है वो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब बात ये आती है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स को तय किया जाए, कैसे एक प्रमाप की किया जाए कि जब कोई दूसरा देश का व्यक्ति हमारे देश या किसी अन्य देश में, नए देश में आकर व्यापार करता है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसके लिए वहाँ पे माहौल ठीक है कि नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो उस माहौल में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उसके ऊपर अलग टैक्स लगा दिए जाएंगे, तो टैरिफ लगा देने से उसकी रेट बढ़ जाएगी वगैरह। इस तरीके की जो चीज़ें थी, ये सारे विषय पे इसमें डिस्कशन किया गया। अब आता है गैट और डब्ल्यूटीओ में अंतर। तो वास्तव में गैट और डब्ल्यूटीओ में क्या अंतर है? तो गैट और डब्ल्यूटीओ में अंतर के बारे में कुछ मुख्य बिंदु है, इनका मीनिंग। तो गैट जो था वो एक गेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए सेट ऑफ रूल्स। ये सिर्फ एक रूल के रूप में था जो कि लोगों को, जो इसके सदस्य थे, मानना चाहिए, ऐसा माना जाता था। बैरियर्स था जो कुछ लोगों को लगाता था। लेकिन WTO is an international organization that came into existence of overseas and liberalize the trade between the countries। दो अलग अलग कंट्रियों के बीच में उनके लिबरलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को कंबाइन करने का काम WTO ने किया। इंस्टीट्यूशन, इसका एग्जिस्टेंस जो था गेट का, ये कोई स्थायी रूप से नहीं था, लेकिन WTO स्थायी रूप से था। पार्टिसिपेशन, अब पार्टिसिपेशन की बात आते हैं तो उसको गेट में कॉन्ट्रैक्ट करता था एक कंट्री जो नया उसका मेंबर होता था बाकी कंट्रियों से अस्थायी रूप से, लेकिन WTO का एक स्थायी सदस्य बनना पड़ता है एक मेंबर के रूप में। कमिटमेंट, तो इसमें प्रोविजनल होता था और ये फुल एंड परमानेंट होता है WTO, और गेट प्रोविजनल होता था। एप्लीकेशन, द रूल ऑफ गेट आर ओनली फॉर ट्रेड इन गुड। सिर्फ सामान को बेचने के लिए ही WTO की स्थापना की गई थी, लेकिन गेट की स्थापना की गई थी, लेकिन रूल ऑफ WTO इंक्लूड्स द सर्विस एंड एक्सपेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द गुड्स। सामान के साथ ही साथ बौद्धिक संपत्ति और सेवा को भी इसमें शामिल किया गया। एग्रीमेंट, इसके बारे में पता है, डोमेस्टिक, अलाउड टू कंटिन्यू और नॉट अलाउड टू कंटिन्यू, वो किया भी जा सकता था, नहीं भी किया जा सकता था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन। वाई WTO रिक्वायर्ड, WTO की आवश्यकता क्यों हुई? तो इसकी आवश्यकता जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हुई, डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए, कि दो देशों के बीच कोई विवाद हो तो उसकी आपस में समझौता के लिए हुई, और जो डील हो रही है दो देशों के बीच में उसके बीच कोई एग्रीमेंट हो ताकि वो क्लियर रहे। फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेड किए इसके लिए हम लोगों ने, दोनों अलग विभिन्न कंट्रियों ने, और सभी कंट्री एक यूनाइटेड नियम से कंडक्ट होगी।
तो इसके मुख्य उद्देश्य थे, और एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन और अच्छे व्यवहार के साथ काम करेगी, और इसमें इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखा गया। फंक्शन ऑफ WTO, इसका मुख्य फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट फर्स्ट हुआ। ये ट्रेड एग्रीमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करता है या उसका संचालन करता है और उसको प्रबंधन करता है। हैंडलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स को देखता है, जो विवाद होता है उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। मॉनिटर करता है ये सब देशों के ऊपर और अपने नेशन के ऊपर नज़र रखता है, सब सदस्यों पे नज़र रखता है। टेक्निकली असिस्टेंस भी देता है उन लोगों को कि ये किसी डेवलपिंग कंट्री को हेल्प भी पहुंचाता है, और कोऑपरेशन विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अन्य दूसरी जो संस्थान है विश्वव्यापी उनसे कोऑपरेट भी करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, इसके सिद्धांत मुख्य क्या हैं? तो WTO के मुख्य सिद्धांत जो हैं, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन MNF जो कहलाता है, MNF उनको ये अपना हेल्प करता है। तो पूरे देश के लगभग, काफ़ी विश्व में जितनी भी कंट्रियां उनका लगभग 80% हमारे इसके मेंबर हैं, तो जो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाम से जाने जाएंगे एक दूसरे के लिए। उसके बाद नेशनल ट्रीटमेंट, ये एक फॉरेन लोकेशन सबके लिए ऐसी सेट करता है कि वो व्यापार को ध्यान में दे के व्यापार कर सके। फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता अपने उसमें इसकी बनाए रखना है कि विभिन्न देशों के बीच सब पारदर्शिता बनी रहे और आपस में प्रतियोगिता रहे, लेकिन वो उचित प्रतियोगिता रहे। और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकल रिफॉर्म, सबसे मुख्य बात यह है कि आर्थिक सुधारीकरण को ये ध्यान में रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ WTO, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला काम जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि जो होते हैं सरकार के या गवर्नमेंट के, वो इसके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं। उसके 3 पार्ट होंगे। एक होगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, दूसरा होगा जनरल काउंसिल और तीसरा होगा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो कि समय समय पे अपने पॉलिसी को परिवर्तित करते रहती है। जनरल काउंसिल के 4 पार्ट होंगे। फर्स्ट, द कमिटी ऑफ T&D, ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एंड इफर्ट्स, ठीक है। दूसरा होगा गुड काउंसिल, जो सामान के बारे में ध्यान देगा, माल के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैंने बताया आप लोगों को कि बौद्धिक संपत्ति के बारे में। और चौथा होगा सर्विस के बारे में। हिस्ट्री ऑफ दोहा राउंड। अब ये दोहा क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। दोहा जो होता है, दोहा जो है कतर एक गल्फ कंट्री है, वहां पे ये उसका एक जगह का नाम है। वहाँ ये राउंड हुआ था 1999 के बाद 2001 में वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। जस्ट उरुग्वे राउंड के सक्सीडिंग सिंगापुर और सिएटल समझौते के बाद, सिएटल समझौता 1999 में हुआ, ठीक। उसके बाद ये दोहा में 2001 में ये राउंड हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोअर द ट्रेड बैरियर्स अराउंड द वर्ल्ड में जो ट्रेड करने में या व्यापार करने में जो रुकावटें आ रही है उसको कम किया जाए। कमिटिंग ऑल कंट्रीज टू नेगोशिएशंस ओपनिंग एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केट एज वेल एज ट्रेड इन सर्विस एंड एक्सपेंडेड। तो बात ये आता है कि एग्रीकल्चर मार्केट में जो प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए बोला गया, ठीक। इसके बाद आता है मेक ट्रेड रूल्स फेयर एंड डेवलपिंग कंट्रीज, और सब डेवलपिंग कंट्री के लिए ट्रेड करने के लिए एक उचित नियम का निर्धारण किया जाए जिससे कि उनका विकास हो सके। की इशू एट दोहा, मुख्य पॉइंट दोहा के क्या थे कि एग्रीकल्चर हैज बीन द एजेंडा ऑफ बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। मुख्य उद्देश्य था एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, तो वो हो
वो कम हो, उसका निर्धारण कैसे किया जाए इसके विषय में। दूसरा, कंपलसरी लाइसेंसिंग एंड मेडिसिन्स पेटेंट प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन की बात आई कि कोई दवाई किसी ने बनाई तो वो दवाई दूसरा आदेश नहीं बना सकता, तो उसके लिए उसके प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इसके लिए पेटेंट बनाया जाए और पेटेंट निर्धारित किया जाए। एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मैटर के समान ही है। द रिव्यू ऑफ प्रोविजन गिविंग स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। हर अलग अलग समय पे अलग अलग प्रोविज़न बनाते जाएं, उनका रिव्यू किया जाए, जिससे कि डेवलपिंग कंट्री को ये ट्रेड करने में हेल्प हो सके। अब आता है की इंटरेस्ट ऑफ एशियान कंट्रीज, जिसको मेंबर हैं, एक ग्रुप है व्यक्तियों का जिसको एशियान कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट मार्केट एसेस एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, सेकेंड ट्रेड फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करना है। थर्ड, एंटी डंपिंग एंड सब्सिडीज। अब क्या होता है कि जैसे कोई कंट्री में लेबर सस्ता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उसकी उत्पादन लागत कम हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए चाइना हमारे देश में सामान को वहाँ से यहाँ बहुत सस्ते रेट में बेच देता है, तो नतीजा ये होता है कि उसके यहाँ लेबर भी कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण उत्पादन लागत भी और कम हो जाती है। तो कोई कंपनी दूसरे कंपनी को ट्रेड अपना सामान डंप कर देती है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी लगाई जाए, कितना लगाया जाना उचित है, क्योंकि शुरू में ये बोला गया था गेट के समय में कि टैरिफ जो था, टैरिफ यानी वही रेट, कि डंपिंग करने से बचने के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब इंपोर्ट करती है तो इंपोर्टर कंपनी जो होती है वो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देती है, स्पेशल ड्यूटी, एक्सिलरी ड्यूटी वगैरह जो कस्टम में आप दिखते हैं, जिससे कि नतीजा ये होता है कि इंपोर्टेड माल के ऊपर उसका रेट को बढ़ा दिया जाता है टैक्स लगा के। तो फॉरेनर जो होते हैं, जो एक्सपोर्ट करता है, उसको प्रॉब्लम लगता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है, तो वो बेचने के लिए उसको मार्केट नहीं मिलता, कॉम्पिटिटिव मार्केट होने के कारण, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो अपॉर्चुनिस्ट होता है। ठीक, तो इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ऐसा कोई तरीका बनाया जाए जिससे कि बहुत तेजी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और टेक्निकल कोऑपरेशन भी एक दूसरे को दिया जाए। अब मिनिस्टोरियल डिक्लेरेशन, इसमें मिनिस्टोरियल डिक्लेरेशन ये हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर डिक्लेरेशन ये हुआ कि इम्प्रूवमेंट तो किया जाए, लेकिन किस हद तक किया जाए इसका कोई डिसाइड नहीं किया जा सका, एग्जैक्टली कोई पैरामीटर सेट नहीं हो पाए। डेवलपिंग कंट्री वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस। ये ध्यान रखा जाए कि जो डेवलप कंट्री है उन लोगों को ध्यान में रख के नहीं, डेवलपिंग कंट्री को ध्यान में रख के इसके नियमों का निर्धारण किया जाए ताकि उनको भी, अन्य कंट्रियों को भी डेवलप होने का मौका मिले। अब आता है डिक्लेरेशन टुक नॉट ऑफ नॉन ट्रेड कंसर्न रिफ्लेक्टेड इन नेगोशिएशन प्रपोजल्स ऑफ वेरियस मेंबर कंट्रीज एंड confirmed that they would be taken into the account in negotiations। ठीक है। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। उसमें भी ये बात हुई दोहा में भी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो विवाद था, जो सिएटल समझौते के समय में भी हुआ था या सिएटल राउंड में भी हुआ था, वो अभी भी चालू था और आने वाले समय में भी। आज तक उसका कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हो पाया, लेकिन उसके विषय में भी बात हुई। तो दोहा डिक्लेरेशन इज ऑन पब्लिक हेल्थ टू अल्टर द दोहा डिक्लेरेशन ऑन पब्लिक हेल्थ अल्टर The Doha Declaration on Public Health elevate developing countries with aspect of the TRIPS। ठीक है। The declaration committed member state of interpret and implement the agreement of the support public health and to promote access to medicines for all। सभी को मेडिसिन तो प्रोवाइड की जाए, लेकिन उसके लिए कोई तरीका बनाया जाए। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल इशू इन डेवलपिंग नेशन। एग्रीकल्चर इशू हमेशा बना रहा डेवलपिंग नेशन में, तो सब्सिडी के बारे में लेके या
वन ऑफ द की इशू इन द एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। एरिया रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, किस फील्ड में एग्रीकल्चर मार्केट ज़्यादा काम करता है, वहाँ कैसा क्या किया जाए। डोमेस्टिक सपोर्ट, उनको कैसी रिक्वायरमेंट है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में क्या किया जाए, इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई। टाइप ऑफ इम्पोज ऑफ रिलेवेंस ऑफ दोहा राउंड, तो क्या क्या इसमें लगाया गया। तो प्रॉपर्टीज कुड नॉट एग्री, पार्टीज कुड नॉट एग्री टू लॉन्च ए नेगोशिएशन, कई ठोक पार्टियों ने इसका अपोज किया। पार्टीज कुड नॉट एग्री ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द नेगोशिएशन, वो नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करी। आफ्टर द एग्रीइंग टू द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशन द पार्टीज टेक ए लॉन्ग टाइम टू कम टू ए म्यूचुअली एग्रीडेबल आउटकम। ठीक, मतलब कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। अनएड्रेस्ड इशू, जिसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकी, की जानी आज भी है और ये धीरे धीरे किया गया है। एड्रेस सब्सटेंसिबल डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, उस देश के लोग जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके रिडक्शन के बारे में क्या किया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी कोई खास चर्चा की जानी थी लेकिन नहीं की जा सकी। इम्पैक्ट ऑफ रैपिड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बारे में, यानी कि आपका उदारीकरण के बारे में भी बहुत अच्छे से चर्चा नहीं की जा सकी। और सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ द सप्लाई के बारे में भी, कि कितना किसको कैसे सप्लाई करना है के बारे में भी बहुत अच्छी चर्चा नहीं की जा सकी। तो कुल मिला के WTO जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि मिल के सभी काम कर रहे हैं, देश काम करते हैं। इसके कुछ कर्णधार हैं। वास्तव में ये बोला जाए तो सभी मेंबर होते हैं 164 देश, लेकिन मुख्य रूप से इसके जो मेंबर हैं वो डेवलप्ड कंट्री के हाथ में इनकी ज़्यादा चाबियां रहती है। फिर भी एक पूरे देशों के सामूहिक विकास के लिए ये एक आवश्यक और अच्छी संस्थान है। ओके, धन्यवाद।